हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैराथन जीके में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने साइंस की इम्पोर्टेंट MCQ की एक सीरीज की शुरुआत की थी जो थी 1 से 11 सीरीज। इस सीरीज में हम एक प्रश्न से कई सारे उसके नियर अबाउट के प्रश्नों को देखते हैं और इस सीरीज की हम लोगों ने भाग 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम भाग 5 के साथ आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और भाग 5 में देखें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह जो कि आपके हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपको एक बात और इन्फॉर्म कर दूं कि अभी हाल ही में CHSL की घोषणा हो गई है जो अगस्त में होने वाली है। तो इस CHSL एग्जाम के लिए भी ये जो सारी वीडियो है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे कि आप एक एक वीडियो को जा करके देखें और उसको अपनी नोट्स में कंप्लीट करें ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाग 5 का पहला क्वेश्चन और सीरीज 1 से 11 का ये 27वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है। ये क्वेश्चन आपने हजारों बार पढ़ा होगा और बहुतों को इस सबको जवाब भी आता होगा। तो फिर से इसके नियर अबाउट प्रश्नों को देखते हैं। आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है, तो इसका आंसर होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। अब हम समझते हैं कि आखिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना, छितरा जाना, इधर उधर हो जाना। तो जब लाइट हमारे ऐसे वातावरण में लाइट का जब प्रवेश होता है जिसमें धूल कण बहुत ज्यादा होते हैं तो लाइट उससे टकरा करके और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। बस लाइट के फैलने की इसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब जैसे समझ सकते हो कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है और ये यहाँ पर जो सन है यहाँ से लाइट आया, सपोज करो ये लाइट आया और लाइट जो है जैसे ही पृथ्वी में इन करती है लाइट, तो यहाँ पर ढेर सारे स्मॉल पार्टिकल से बहुत सारे धूल कण हैं। तो क्या होता है कि लाइट आया इसमें टकराया और इधर फैल गया, लाइट आया इसमें टकराया इधर फैल गया, लाइट आया इसमें टकराता है फैल जाता है। इसी तरह से लाइट लगभग हर पार्टिकल में टकराता है और फैल जाता है। तो बस लाइट के फैलने की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातों को करते हैं। जैसे अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इससे रिलेटेड क्या क्या, तो पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना कि जो स्कैटरिंग ऑफ कलर्स है, स्कैटरिंग ऑफ कलर यानी रंगों का जो प्रकीर्णन है ये डिपेंड करता है, आपका निर्भर करता है किस चीज पर? तो याद रखना, निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। किस पे? तो तरंग दैर्घ्य यानी जो वेवलेंथ होता है उस पर डिपेंड करता है रंगों का प्रकीर्णन। और आपको याद होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग है वो कौन है, तो याद रखना है वो रेड है, लाल है। और अगर मिनिमम वेवलेंथ वाला अगर आपसे पूछ दे, मिनिमम वेवलेंथ वाला अगर आपसे पूछ दे तरंग दैर्घ्य वाला, तो वो होता है वैलेट यानी जिसको हम बोलते हैं बैगनी रंग। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल में क्यों किया जाता है, तो याद रखना उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए, या उसका प्रकीर्णन कम होता है इसलिए। याद रखेंगे आप एक और बात कि मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य अगर किसी रंग का है तो उसका मिनिमम प्रकीर्णन होता है, बहुत कम प्रकीर्णन होगा। और अगर मिनिमम वेवलेंथ है किसी भी रंग का, तरंग दैर्घ्य है, तो उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये कुछ चंद लाइनें याद रखना। और रंगों का प्रकीर्णन जो है डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, ये बात बताई थी लॉर्ड रेले नाम का एक साइंटिस्ट था। ये किसने बताई थी? तो याद रखना है लॉर्ड रेले ने ये बात बताई थी कि रंगों का जो प्रकीर्णन है वो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि प्रकीर्णन के कारण और क्या क्या उदाहरण हो सकते हो, तो याद रखना जैसे और एग्जाम्पल, सूर्योदय के समय सूरज का लाल दिखाई देना, सूर्योदय के समय सूरज कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो ये लाल दिखता है। सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देना, आसमान का रंग नीला देखना जो प्रश्न में है, प्लस
अंतरिक्ष का रंग काला दिखना, यानी प्रकीर्णन से रिलेटेड कोई भी उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे तो एक बात बस याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, इसके पकड़ने के लिए, इसके एग्जाम्पल को पकड़ने के लिए रंग, किसी भी उदाहरण में अगर रंग वर्ड आ जाए एकदम आंख बंद करके आप लगाना कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इस सीरीज इस भाग का और इस सीरीज का 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार इसका जवाब दिया होगा, पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसका जो हम शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो वो पीसी, इसका इन शॉर्ट होता है, यूनिट दर्शाया जाता है पीसी से। दोस्तों जो पारसेक है इसकी जो यूनिट है, इसकी खोज जो है वो हर्बर्ट हॉल टर्नर ने 1913 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो याद रखना है हर्बर्ट हॉल टर्नर, इनका नाम कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। दोस्तों दूरी की अगर हम अन्य मात्रकों की बात करें, अन्य मात्रकों की बात करें तो जैसे किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है ना, और लाइट ईयर है, ये सब भी दूरी के अन्य मात्रकों में काउंट किए जाते हैं। दोस्तों एक चीज और याद रखना, लाइट ईयर बहुत एग्जाम में पूछा है तो ये वीवीए बना दीजिए, और याद रखना कि ये दूसरा सबसे बड़ा यूनिट है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दूरी का दूसरा सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है तो आंसर याद रखना है लाइट ईयर, और पहला पूछेगा तो याद रखना है आपको पारसेक सबसे बड़ा यूनिट होता है। अगर हम बात करें पारसेक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं तो याद रखना खगोलीय पिंडों की बीच की दूरी, यहां से मतलब किसी दो शहरों की बीच की दूरी को मापने के लिए इसका यूनिट का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना किसमें, अगर यूज अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना क्या, खगोलीय पिंडों की बीच की दूरी, पिंडों की बीच की दूरी, यानी खगोलीय पिंड कहने का मतलब है जो अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं उसकी बात करेंगे हम। ग्रहों की बीच की दूरी को मेजर करने के लिए हम पारसेक का और लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कुछ वैल्यू याद रखना है, जैसे अगर हम एक पारसेक का वैल्यू अगर आपसे पूछे, एक पारसेक बराबर तो याद रखना 3.26 लाइट ईयर जो होता है इसका वैल्यू होता है, तो ये भी याद रखना है 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। ये अगर इसको कुछ और यूनिट्स में अगर हम देखें तो मीटर में भी याद रखना 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर भी कभी कभी आपको दे देगा। लाइट ईयर पूछेगा तो ये, और मीटर पूछेगा तो ये वाला वैल्यू आपको याद रख लेना है। और अगर प्रकाश वर्ष का वैल्यू अगर आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष का अगर हम देखें यहाँ पर जो लाइट ईयर है, एक लाइट ईयर बराबर अगर आपसे पूछ दिया कि एक लाइट ईयर बराबर बताइए तो याद रखना 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू। क्लियर हो गया? अगर आपसे किलोमीटर में पूछता है ना 31 ट्रिलियन, लगभग अगर किलोमीटर में चलो तो लगभग 31 ट्रिलियन जो होता है ये वैल्यू होता है आपका एक पारसेक का। तो ये तीन वैल्यू आप याद रखना है, पारसेक का और एक लाइट ईयर का, कहाँ यूज होता है इन यूनिट्सों का वो बात याद रखना, सबसे बड़ा कौन था, सेकंड बड़ा कौन था, खोज किसने किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इस सीरीज का 29वां प्रश्न है। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है। दोस्तों यह प्रश्न भी कई बार रेलवे के एग्जाम में तो कई बार एसएससी के एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट कर दिया गया है, जिसका जवाब आपको याद रखना है परावर्तन TIR। TIR दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का उदाहरण कहलाता है इंद्रधनुष। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेराइटीज बनाना है। अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है तो उसमें दो ही ऑप्शन एक साथ मिलेंगे, या तो आपको मिलता है TIR और या मिलेगा आपको अपवर्तन। ठीक है, ये वर्ण विक्षेपण और परावर्तन न के बराबर मिलता है, लेकिन आप थोड़ा समझदारी से काम लेंगे। जहां पर चार विकल्प कॉमा देके दिया जा रहा हो, परावर्तन TIR अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, तो ये ऑप्शन लगाएंगे, और या जहां पर दो ऑप्शन एक साथ दे रहे जैसे परावर्तन अपवर्तन का, अपवर्तन परावर्तन का, तो वहां पर इन दोनों को आप प्रायोरिटी देंगे। प्रैक्टिकली जब आप एग्जाम में बैठेंगे या सेट बनाएंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे आप याद रखना।
दोस्तों अगर हम इंद्रधनुष की बात करें जिसे हम रेनबो बोलते हैं, ये इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार, याद रखना। एक होता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। ये दोनों के टाइप प्राइमरी और सेकेंडरी इंद्रधनुष करके याद रखना है। प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है और द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनता है। जब वर्षा की बूंदों पर आने वाली सूरज की किरणों का दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, उस क्रिया से, उस परिणाम से जो इंद्रधनुष बनेगा वह कहलाता है दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष। वहीं अगर हम द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो ठीक इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या आता है देखें। जब वर्षा की बूंदों पर आने वाली सूरज की किरणों का दो बार अपवर्तन, दोस्तों याद रखना यहाँ पर दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन होता है तो वो द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। और जब एक बार, दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। इन दोनों में थोड़ा सा और बेसिक डिफरेंस है जिसे अभी देख लेते हैं हम लोग। प्राथमिक इंद्रधनुष की खास बात याद रखना है दोस्तों कि प्राथमिक इंद्रधनुष में होता क्या है कि जो लाल रंग है, लाल रंग ये बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर, और जो बैगनी रंग है दोस्तों ये अंदर की ओर होता है। ये दो खास बात याद रखना है। वही अगर हम बात करें द्वितीयक इंद्रधनुष में तो याद रखेंगे आप कि इसमें जो लाल रंग है ये होता है अंदर की ओर, और जो बैगनी रंग है ये होता है बाहर की ओर। तो ये दो खास बातें आपकी प्राथमिक से भी और दूसरे से भी आपको याद रख लेना है। एक खास बात और दोस्तों याद रखना है, जो द्वितीयक इंद्रधनुष है याद रखना है कि द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो प्राथमिक इंद्रधनुष से धुंधला दिखता है। ये पॉइंट भी आप याद कीजिए। चलिए दोस्तों ये हो गई इंद्रधनुष से तमाम जो भी बातें हैं, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों इस भाग की अगली क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो कहता है घनत्व का मात्रक क्या होता है। अगर हम घनत्व की मात्रक की बात करें तो दोस्तों याद रखना है मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब जो होता है ये घनत्व का यूनिट होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि घनत्व क्या होता है। अगर घनत्व की परिभाषा को हम देखें तो बात करें किसी पदार्थ, याद रखना है आपको, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को ही हम घनत्व बोलते हैं। ये छोटा सा लाइन आप याद रखना है दोस्तों, ठीक है। घनत्व की अगर हम परिभाषा हम देखें, घनत्व बराबर क्या होगा, अगर इसकी फॉर्मूला को देखें, घनत्व बराबर तो याद रखना मास बटे वॉल्यूम होता है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है। आगे दोस्तों कुछ घनत्व, कुछ जो एलिमेंट है उसको याद रखना। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, कभी कभी पूछ देता है कि हाइड्रोजन का घनत्व कितना होता है, हाइड्रोजन का घनत्व कितना होता है, तो याद रखना 0.098, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब ये होता है इसका घनत्व। और वही अगर हम बात करें हीलियम की, अगर हम बात करें हीलियम की बात करें तो इसका घनत्व भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। 0.179 ये जो होता है ये हीलियम का घनत्व होता है। एक प्रश्न और दोस्तों याद रखना
एक क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछ देता है कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान क्यों होता है। तो इसका सही जवाब होता है समुद्री जल में तैरना आसान इसलिए होता है कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए लोग उसमें आसानी से तैर लेते हैं। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो घनत्व से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जो इस भाग का 31वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी जो है ये किस यंत्र से मापा जाता है, जो किस मशीन से मापा जाता है। तो उसका सही जवाब होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। ठीक है, एक प्रश्न आपसे बार बार पूछता है हाइड्रो और हाइग्रो में फर्क, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है हमसे एग्जामिनेशंस में। चलिए उसको भी समझते हैं। अभी सबसे पहले ये देख लीजिए हाइड्रोमीटर को बनाया किसने था। हाइड्रोमीटर को बनाया था विलियम निकोलसन ने 1790 ईस्वी में। इससे हम अपेक्षिक घनत्व को मेजर करते हैं। क्लियर है। जो अपेक्षिक घनत्व होता है वह एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी याद रखना है। यानी ये क्या है, तो याद रखना एक अनुपात है। क्या है ये, एक अनुपात है। और एक खास बात, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये दो बातें आप याद कर लीजिएगा। क्लियर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, यह भी कई बार पूछ लिया गया है, तो याद रखना है दोस्तों। अपेक्षिक घनत्व की फॉर्मूले की बात करें तो याद रखना है वस्तु का घनत्व बढ़ते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र की जो है हाइग्रोमीटर। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया है कि हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं दोस्तों। ठीक है, हाइग्रोमीटर देखो बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, हाइड्रो और हाइग्रो में बहुत कॉमन सा का अंतर होता है। तो हाइग्रोमीटर से हम मेजर करते हैं वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको मेजर किया जाता है। यानी याद रख सकते हो यहां पर कि वायुमंडल में आर्द्रता को, है ना, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। अगर हम बात करें कि हाइग्रोमीटर को किसने बनाया था तो उस व्यक्ति का नाम भी आपको याद कर लेना है। अगर हम इसके आविष्कारक की बात करें तो दोस्तों नाम याद रखना हॉरेस बेनेडिक्ट दे सॉल्स्योर। ये एक स्विस मतलब साइंटिस्ट है, स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने पहला हाइग्रोमीटर जो बनाया था वो 1783 में बनाया था। तो इनके नाम पर ये पेटेंट चला गया। तो याद रखना है आपको, इस तमाम चीजों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है और हाइड्रो तो बहुत बार अनेकों बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और इसमें कह रहा है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। इसका सही जवाब है एनरिको फर्मी ने पहली बार प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया था। एनरिको फर्मी। दोस्तों ये नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, तो एक तरह से आप कह लीजिए ये परमाणु भट्ठी होता है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा का जो है वो निर्माण करके उसका यूज वगैरह करने की प्रोसेस को किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की अगर हम बात करें तो ये नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लाने का षड्यंत्र होता है। ठीक है, क्या होता है तो याद रखना है आपको। नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लाने वाला जो षड्यंत्र होता है इसी को कहा जाता है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर, जिसको एनरिको फर्मी ने पहली बार बनाया था। दोस्तों यह नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया गया था ये 1942 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बार बनाया गया था। दोस्तों जब नाभिकीय ऊर्जा का जब रूपांतरण उसमें जो यूज हो रहा होता है तो उसमें न्यूट्रॉन की गति काफी ज्यादा हो जाती है। तो न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए मंदक के रूप में जो है वो D2O या ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। मंदक के रूप में अगर आपसे पूछ दिया कि नाभिकीय रिएक्टर मंदक कौन सा होता है तो या तो आपको ऑप्शन D2O यानी भारी जल देगा
या फिर यहीं पर कहीं कहीं ग्रेफाइट भी आपको मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, जो भी आपके ऑप्शन मिलेंगे आप उसका जवाब दे देना है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो ईंधन के रूप में थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि भाई इसमें बताओ ईंधन क्या होता है, तो ईंधन के रूप में थोरियम याद रखना है, थोरियम और प्लूटोनियम। शुरुआत में इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक रॉड यानी एक छड़ का भी प्रयोग किया जाता है, और उस छड़ के रूप में जो यूज होता है वो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि छड़ के रूप में जो नियंत्रित छड़ होता है नियंत्रण करने का, वो किस धातु का होता है, तो याद रखना है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। क्लियर, जिसे हम नियंत्रक छड़ के रूप में जानते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ भाग 5 को यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम लोग कुछ ही पलों में भाग 6 लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और मजेदार MCQ की जो फिजिक्स की होगी। दोस्तों बहुत जल्द हम लोग अपनी चैनल पे हिस्ट्री की वीडियोस लाने वाले हैं, और बहुत जल्द केमिस्ट्री और बायोलॉजी की MCQ की भी शुरुआत होने वाली है। ये सारा प्लानिंग CHSL को लेकर के हो रहा है। जो CHSL का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये प्लानिंग चल रही है। तो आप चैनल पर निरंतर बने रहें, कंटिन्यू बने रहें, ताकि आपकी तैयारी को और हम बेहतर प्रारूप दे सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।